नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल गुरुजी में। और ये है पार्ट 5 आज टेक्निकल गुरुजी सीरीज का। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों सवाल है अगला हेमिन पटेल का। ये पूछते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ मोबाइल फोन्स कंपेयर टू इंडियन रेट, कॉज पीपल टेल यू कैन गेट चीपर फोन्स इन दुबई। हेमिन भाई, बहुत बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। दुबई और हांगकांग दो ऐसे मार्केट है जहाँ पे आपको फोन सबसे चीप मिलते हैं पूरी दुनिया में। और यहाँ पे आपको डिफरेंस अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपने आईफोन का एग्जांपल लिया तो आईफोन की प्राइस अगर एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अज्यूम की जो हाईएस्ट मॉडल है यानी कि आईफोन 6s प्लस 128 GB, तो वो इंडिया में जो है उसकी प्राइस है करीब मेरे ख्याल से 90,000 या 92,000 के आसपास। दुबई में जो उसकी प्राइस है, जो ऑफिशियल प्राइस है, जो एप्पल स्टोर पे आपको मिल जाता है, वो मिलता है 3799 का, यानी कि 3800। अब अगर मैं आपको बताऊं कन्वर्ट करके तो कितना बनता है, वो बनता है 3800 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो वो बनता है 68,400। अब आप देखिए कहाँ 90,000 और कहाँ 68,400। उसके अलावा जो आपको प्राइस बता रहा हूँ वो है स्टोर्स की प्राइस। अगर आप बाहर जाएंगे रिटेल में, अगर आप लेंगे, अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, तो वो आपको मेरे ख्याल से 3,300 3,400 का पड़ जाएगा, यानी कि करीब करीब 60,000 का। तो आप देखिए कि 90,000 के फोन की प्राइस आपको 60,000 मिलती है, 6s प्लस 128 GB हाईएस्ट मॉडल जो है उसका। और सभी फ्लैगशिप फोन, चाहे आप कोई भी फ्लैगशिप फोन की बात कर लें, तो कम से कम 10 से 15,000 का आपको डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह बहुत हैं, जो उनका लगता है ना, वो सब चीजें बहुत हैं, जो आपको वैट देते हो, आप तरह तरह के टैक्सेस देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो प्राइस है वो काफी डिफरेंस है। अगला सवाल है कपिल कुमार का। ये बोलते हैं कि विच वन इज योर बेस्ट फोन टिल डेट। कपिल भाई, मेरा एक फोन था नोकिया का E90, मैंने यूज किया था कम्युनिकेटर करीब करीब 1.5 साल के लिए। वो ज्योमेट्री जैसा फोन जो है वो खुलता था, सामने से एक बेसिक फोन था, खुलने पे अंदर उसका 4 इंच का स्क्रीन था और पूरा कीपैड था। वो नोकिया का E90 आप मानिए कि मेरा बेस्ट फोन था, जो मुझे लगता है। हालांकि आज मैं उसको यूज नहीं कर पाऊँ शायद, उसके अंदर ना व्हाट्सएप चलेगा, ना उसके अंदर कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं जो हम आज के दिन में यूज करते हैं वो चलेंगी। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने वो फोन यूज किया था, 2008 की बात है ये, जी 2008 की बात है। उस टाइम पे वो फोन बहुत बहुत एक कमाल फोन था, यानी कि बैटरी लाइफ उसकी बहुत कमाल थी। 1500 mAh की बैटरी थी नोकिया की बड़ी वाली BP4L, और कीपैड उस फोन का एक 210 ग्राम का वो फोन था, तो काफी वो हैवी उस फोन की बिल्ड थी। आज की डेट में मैंने कंपेयर किया था, मैं शॉप पे गया था वो लेने के लिए, तो मैंने देखा उसको कि वो नोट 5 से कंपेयर किया तो बहुत छोटा सा लग रहा था वो फोन, क्योंकि 4 इंच की स्क्रीन थी अंदर खुलने के बाद में। लेकिन उस टाइम पे वो पूरा का पूरा एक ना कम्युनिकेटर फोन था, टाइपिंग काफी अच्छी थी, वेब ब्राउजिंग एकदम वाइड स्क्रीन पे। उसका जो रेजोल्यूशन था स्क्रीन का वो शायद 800x352 था, तो वाइड स्क्रीन पे आप पूरी की पूरी वेबसाइट्स देख सकते थे। और जो बैटरी हो, पूरा मेटल बिल्ट है, वो बहुत बहुत एक कमाल फोन था। आप चेक करना नोकिया E90। उम्मीद है कि आपको भी फोन देखने के बाद में काफी अच्छा लगेगा। अगला सवाल है अहमद रजा का। ये पूछते हैं कि हेलो गौरव सर, मेरे सवाल ये है कि हम कभी मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, तो क्या इससे फोन की बैटरी या फोन में कुछ प्रॉब्लम आती है। अहमद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं रोज अपने फोन को कभी कभी चार्जिंग में लगा सो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती है। एक्चुअली सभी फोन्स में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन लगा होता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि बैटरी अभी चार्ज होगी फिर भी वो चार्ज एक्सेप्ट करता रहेगा, वो करेगा ही नहीं। होता क्या है, बैटरी अभी 100% हो गई, वो चार्जिंग बंद कर देगा, फिर आपकी बैटरी गिर के 90-98 तक आएगी, तो वापस शुरू कर देगा, वापस 100 हो जाएगी, वापस 90-98 आएगी, वापस शुरू कर देगा। तो ऐसा चलता रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ओवर चार्जिंग से आपके फोन को या आपके बैटरी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। और ये बहुत ही कॉमन चीज है, इंसान ये करेगा ही ना। अगर आपने रात को फोन में लगाया है तो आप तो ना वेट करेंगे 2 घंटे का कि जब 100 पे हो तो मैं निकालूंगा फिर मैं सो जाऊंगा। आप सो जाइए आराम से, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ऐसा। और मैं ऐसा रोज करता हूँ, नहीं तो फोन पे नहीं बैटरी पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं ना, जो आपने रूमर्स भी सुनते हैं, जो आप तरह तरह के फेसबुक व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उठपटांग, कि फोन की जब लो बैटरी हो तो बात नहीं करनी चाहिए, रेडिएशन ज्यादा होती है, या ये सब बकवास है। आप प्लीज इन पे इन पे भरोसा मत करिए। कोई बोलते हैं सीधे कान से फोन उठाइए तो कम होता है, उल्टे कान से उठाएंगे तो ज्यादा होता है, जो भी चीजें होती हैं, तो वो सब भी बकवास है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि फोन को चार्ज में लगा बात नहीं करनी चाहिए या चार्जिंग में लगा यूज नहीं करना चाहिए, तो वो भी बकवास है। तीनों चीजें एकदम झूठ है सिरे से। ये पता नहीं किन लोगों ने ऐसी मिथ डेवलप कर दी है, तो ऐसा इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अगला जो है वो है मोहित कुमार की तरफ से। ये काफी सवाल पूछ रहे हैं। पहला है कि आपका कोई निकनेम है तो प्लीज बताइए। तो मोहित भाई, मेरा कोई भी निकनेम नहीं है। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जो फ्रेंड्स थे वो मुझे सिर्फ चौधरी बोलते थे, तो वो एक निकनेम आप मान सकते हैं। उसके अलावा एज सच कोई फैमिली में या और कोई फ्रेंड्स के बीच में कोई एक जो निकनेम होता है वो मेरा नहीं है। गौरव ही सब बोलते हैं मुझे। अगला जो सवाल है वो है कि आपका स्कूल टाइम में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं बता चुका हूँ, हिंदी। मजा नहीं आएगा कभी भी पढ़ के। और आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात हिंदी के बारे में कि मैं 6th क्लास में था जब से मैंने होमवर्क करना बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में मैं कभी भी कॉपी वगैरह नहीं बनाता था। तो उस टाइम पे हिंदी में हमारे एक ऐसे था, उसका नाम था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो जब भी टीचर बोलती कि होमवर्क किया, तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टी में बिलीव करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो मैं ये कभी नहीं बोलता था कि मैं कर लिया लेकिन कॉपी भूल के आ गया, या मैंने कर लिया था चेक करवा दिया था, या कुछ भी। मैं हमेशा ही बोलता था कि मैम मैंने राष्ट्रीय ध्वज तक किया है, उसके बाद का मेरा बाकी है। तो टीचर बोलता था कि
कि हाँ ये तो सच बोल रहा है, तो ये सच बहाना नहीं बना रहा है, तो वो बोलती थी कि ठीक है चलो कर लेना है, जल्दी कर लो जो भी है। तो करते करते वो स्टार्ट हुआ अगस्त के टाइम से राष्ट्रीय ध्वज, करते करते दिसंबर आ गया, जनवरी आ गई। तो मेरा बहाना और जो मेरा था वो एकदम सेम था। टीचर कभी पूछती थी, मैं बोलता था कि राष्ट्रीय ध्वज। तो टीचर ने एक दिन मेरे को बोल दिया कि यार उससे आगे तो बढ़ो, तुम राष्ट्रीय ध्वज पे अटके पड़े हो। और एक्चुअली मैं क्लास का मॉनिटर था, तो उसमें फायदा मेरे को क्या मिलता था कि क्लास में कभी भी जब कॉपीज चेकिंग के लिए जाती थी प्रिंसिपल वगैरह के पास में, तो मैं ही सबसे पहले खड़ा होता था और मैं ही सबकी कॉपीज को कलेक्ट करता था। तो मेरी अपनी कॉपी जो है वो कोई पूछता नहीं था मेरे से कि तुम्हारी कॉपी कहाँ पे है। तो वो मेरे को एक एडवांटेज मिलता था, जिसकी वजह से मैंने होमवर्क वगैरह करना जो है बंद कर दिया था और मैंने नॉर्मल जो एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है मैंने वो करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों अगला सवाल ये पूछते हैं कि क्या आप यो-यो हनी सिंह के गाने सुनते हो? तो मोहित भाई मैं गाने तो इतने नहीं सुनता हनी सिंह के, कुछ अच्छे हैं जो सुनता हूँ, कुछ अच्छे नहीं है जो नहीं सुनता हूँ। लेकिन यो-यो हनी सिंह मेरे भैया के काफी अच्छे दोस्त हैं, जब भी दुबई आते हैं तो उनसे मिलते हैं जरूर। और इस बार जब आएंगे तो आप सभी के लिए मेरा प्रॉमिस है कि एक स्पेशल मैसेज हनी सिंह की तरफ से आने वाला है। अगला मैसेज है कि आपकी मस्त पर्सनैलिटी का राज। तो भाई मेरे को तो मेरी खुद की पर्सनैलिटी मस्त नहीं लगती, कोई राज नहीं लगता, जैसा हूँ वैसा रहता हूँ आपके सामने, और बस यही है। अगला सवाल है मनपसंद मूवीज, तो मैं बता चुका हूँ। और अगला सवाल है कि क्या आपको गाने का शौक है, प्लीज एक गाना गाकर सुनाइए। तो मोहित भाई मैं बहुत ही बुरा सिंगर हूँ, गाने का कोई शौक नहीं है, आज तक कभी नहीं गाया। और एक दो बार कोशिश की गाने की, खुद के फोन में रिकॉर्ड करके सुना तो पता लग गया कि मैं कितना बुरा गाता हूँ। तो नहीं तो मैं गा सकता हूँ और नहीं मैं शायद गाऊंगा, अगर गाऊंगा तो आपको पसंद ना आए। अगला सवाल है कि आपको क्रिकेट पसंद है? जी मेरे को क्रिकेट पसंद है। ऐसा कौन है जो इंडिया में रहता है या पाकिस्तान में रहता है उसको क्रिकेट पसंद ना हो? क्रिकेट और बॉलीवुड तो हमारी जान है, हमारे देश की जान है, और मुझे काफी पसंद है। मैं बचपन में काफी फॉलो करता था, लेकिन आजकल थोड़ा जो फॉलो करना कम हो गया है। कोई मैच होता है अगर इंपॉर्टेंट तो वो देख लेता हूँ, बाकी स्कोर्स वगैरह देख लेता हूँ बाद में कि क्या रिजल्ट्स वगैरह निकल के आए हैं। क्योंकि मेरे जो फेवरेट्स थे, सहवाग थे, उसके अलावा गांगुली, उसके अलावा जहीर खान, बहुत पुराने टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन जो अभी जो रिसेंट फेवरेट्स थे वो अभी कोई भी नहीं है टीम में, तो मजा नहीं आता इतना देखने का। स्पेशली सहवाग का और गांगुली का जो चार्म था टीम में, तो वो अभी नहीं है, तो थोड़ा मिस करता हूँ उनको। अगला सवाल है आपका लकी कलर। तो लकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरे फेवरेट्स हैं वो हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, जो तीन प्राइमरी कलर्स हैं, मुझे तीनों की तीनों बहुत बहुत पसंद है। अगला सवाल है कि आपको खाना बनाना आता है? जी मोहित भाई मेरे को खाना बनाना आता है। मैं हर एक कुजीन, हर एक डिश दो तरीके से बना सकता हूँ। आप मुझे बोलेंगे कि ये चीज बनानी है तो मैं दो तरीके से बना दूंगा, एक बनेगा कच्चा और एक बनेगा जला हुआ। उसके अलावा मुझे मैगी बनानी आती है, मैं मैगी बना सकता हूँ आपके लिए, और चाय भी बना सकता हूँ, दो चीजें आती है बनानी। अगला सवाल है कि आप इतने कूल कूल कैसे रहते हो? तो कूल कूल रहने का कुछ स्पेशल राज नहीं है, स्पेशल कुछ इसका ना ट्रिक नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो, अच्छे की उम्मीद करो, और जो हुआ वो अच्छा हुआ ये मान के एक्सेप्ट करो, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह मत करो, आराम से खुशी से रहो। तो यही है राज कूल रहने के। आप अच्छा लिखेंगे तो भी नो बहुत अच्छी बात है, आप बुरा लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरी तरफ से तो कूल रहने का यही राज है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन बैठ के रो मत। तो यही चीजें हैं। अगले सवाल है विकास कुमार की तरफ से, बहुत बहुत सारे सवाल हैं, ये तो एक तरीके से इंटरव्यू हो गया है मेरा। बोलते हैं योर फेवरेट गैजेट टिल डेट, तो मैं बता चुका हूँ नोकिया E90 मेरा फोन, मेरा फेवरेट गैजेट आज तक का, बहुत एक कमाल डिवाइस था वो। फेवरेट मूवीज मैं आपको बता चुका हूँ, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस मैं आपको बता चुका हूँ, फेवरेट म्यूजिशियन जो है शंकर एहसान लॉय, काफी मुझे पसंद है उनका जो म्यूजिक है। AR रहमान हम सभी को पसंद है, तो उनका म्यूजिक काफी मुझे अच्छा लगता है। और मतलब ये वो लोग हैं जिनका म्यूजिक आप कभी भी सुन लें, कोई भी गाना हो तो भी आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नो पसंद ना आए। उसके अलावा सलीम सुलेमान जो है डुओ, वो मुझे काफी पसंद है। अगला ये पूछते हैं यार फेवरेट पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस तो कुछ ऐसा सच फेवरेट नहीं है, मुझे इतना नो ना इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स वगैरह में, लेकिन मुझे डेफिनेटली मोदी साहब का भी पसंद है। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलेंगे जब उनके साथ में, जब आगे बढ़ेंगे हम, तो जरूर हम इंडिया को और इंडिया के जो दोस्त हैं उनको भी, जो जिनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन सभी देशों को हम अपलिफ्ट करेंगे और हम आगे बहुत इनको लेके जाएंगे। अगला ये पूछते हैं योर फेवरेट क्रिकेटर। तो फेवरेट क्रिकेटर जो है मेरे वीरेंद्र सहवाग। अब आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब अभी बिना फेवल किसी सीरीज के रिटायरमेंट मिल गया तो मुझे काफी अफसोस हुआ कि एटलीस्ट एक सीरीज ऐसी होती जिसको मैं देखता पूरी सीरीज को, जिसमें सहवाग ओपनिंग करते तो वो कमाल हो जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे फेवरेट जो है वो वही है। और योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। तो स्पोर्ट पर्सन जो है मेरा फेवरेट वो है मिल्खा सिंह। मतलब मैंने बचपन से पढ़ा है, हम सभी ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, और मूवी देखी है। मूवी से पहले मुझे काफ़ी बातें पता थी उनके बारे में, काफ़ी मूवी देखने के बाद पता चली। मतलब जिस इंसान ने आज तक जितनी रेस दौड़ी है सब में गोल्ड मेडल, सिर्फ 3 में नहीं जीत पाया, वो भी एक में जो पैर में चोट थी और एक में शूज़ नहीं थे वगैरह जो भी। तो यही सब बातें हैं। मुझे मिल्खा सिंह काफ़ी पसंद है, जो स्पोर्टिंग पर्सनालिटी है, जो मूवीज़ है, कितना इंस्पिरेशन मिलता है। आप कोई भी गाना सुना लें, सुन लें उस मूवी का, तो वो एक कमाल आपके अंदर जोश भर देता है, मुझे काफ़ी पसंद है। और योर फेवरेट मोबाइल कंपनी। तो मोबाइल कंपनी मेरी फेवरेट तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो एप्पल है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कस्टमर सपोर्ट के मामले में और आफ्टर सेल्स के मामले में एप्पल इज द बेस्ट।
अगला है योर फेवरेट डिश, तो मैं कल बता चुका हूँ। उसके अलावा अगला है कि व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम। तो फ्री टाइम में आजकल तो कुछ और करने को नहीं होता है, आप सभी के कमेंट्स और मैसेज का जो है वो रिप्लाई करता रहता हूँ मैं। अगला बोलते हैं कि व्हाट फीचर्स यू वांट इन मोबाइल विच स्टिल नॉट अवेलेबल। पहला फीचर होगा जो इकलौता फीचर है, बाकी सब तो है आज के डेट में फोन्स में, मतलब बैटरी आप बढ़ा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। फोन लेटेस्ट कोई भी लॉन्च करे, चाहे एप्पल बनाए चाहे सैमसंग बनाए, आप उसमें लगा दो फोन को, बना दो 3 mm मोटा, 12 mm का फोन चलेगा हमको। आप बैटरी उसमें ऐसे ही कर दो कि 1 हफ्ते चल जाए बैटरी अपनी। हफ्ते में वीकेंड पे चार्ज करो 2-3 घंटे 4 घंटे, और आपकी 1 हफ्ते तक बैटरी चले लगातार यूज करने पे। एक वो फीचर दे दो तो बाकी सब कुछ आज की डेट में फोन्स में है। और एक्चुअली बहुत सारी चीजों में सेचुरेशन भी आ चुका है, अब इससे आप अच्छा कर ही नहीं सकते, एक तरीके से वो भी हो चुका है। तो एज इट इज एग्जिस्टिंग रख लो, अच्छे स्पीकर दे दो अगर दे सकते हो तो, डिजाइन वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, और बैटरी लाइफ को बढ़ा दो। फोन को बना दो मोटा 12 mm का, फोन हिट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैटरी कर दो 10,000-20,000 mAh की, और फास्ट चार्जिंग दे दो ताकि फोन 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाए, और उसके बाद में 1 हफ्ते तक फोन को आराम से यूज करते रहो। अगले सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर यू मिसिंग इन यूएई। तो यूएई में मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ, उसके अलावा तो कुछ है नहीं मिस करने को, आप सभी को मिस कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में होता या अगर आप सब लोग यहाँ होते तो हम ऐसे जो बात कर रहे हैं, हो सकता है हम कभी किसी दिन वीकेंड्स पे प्लान करते हैं कि चलो ठीक है इस पार्क में मिलते हैं, इस मॉल में मिलते हैं, इस फूड कोर्ट में यहाँ पे मिलते हैं, और सबके सब हम आराम से लाइव बात करते हैं। तो ऐसा अगर हो पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उम्मीद है कि आगे कभी ना कभी हम ऐसा भी कुछ प्लान करेंगे। अगला सवाल पूछते हैं कि योर थॉट्स ऑन यूएई लॉ, दे आर वेरी रिजिड। तो बिल्कुल रिजिड है, लेकिन इतना रिजिड है कि इफ यू आर राइट देन यू आर राइट, इफ यू आर रॉन्ग यू आर रॉन्ग, देयर इज नो बाईपासिंग, देयर इज नो एस्केपिंग। तो वह काफी अच्छी चीज है कि अगर आपने गलती करी है देन यू हैव टू पे फॉर इट, जो फाइन है या जो भी उसका नो आगे सजा है या जो भी है, और अगर आपने नहीं किया है देन यू आर सेफ। तो बहुत एक अच्छी चीज है। और दुनिया भर में अगर ऐसा जो लॉज हैं अगर इम्प्लीमेंट हो तो बहुत कंट्रीज में है, बहुत कंट्रीज में नहीं है। अगर सब जगह पे हो तो बहुत बहुत एक अच्छी बात होगी, लोगों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और वहाँ पे एक जो लाइफस्टाइल आपको डेवलप करते हैं उस चीज के लिए भी। विल यू कम टू बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। तो डेफिनेटली मैं आऊँगा बेंगलोर, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, इवन अभी शर्मा जी टेक्निकल भी जो है वो बेंगलोर में ही है, मिस्टर प्रवाल शर्मा। तो मैं आऊँगा बेंगलोर, जैसे ही आऊँगा मैं आप सभी को बताऊंगा। बेंगलुरु मैं डेफिनेटली विजिट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये कुछ सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपको मेरे बारे में कुछ और जानने का मौका मिला होगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।